चलिए, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लासेस प्रतिदिन होगी और इस क्रम में जो आपको क्लास मिलेगी वो शाम को 8 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं। तो आप सभी लोग 8 बजे क्लासेस को देखें, नोटिफिकेशन उसका लगा लें ताकि 8 बजे आपको वो क्लासेस मिल जाए। ठीक है, उसमें लाइव चैट होगा, आप उसमें आंसर भी कर पाएंगे क्वेश्चंस का। जैसे वीडियो चलता रहेगा आप वहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको मैं बता दूं कि हम जो क्लासेस ले रहे हैं ये एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ले रहे हैं। आप सभी को पता होगा 40,000 प्लस जो वैकेंसीज हैं लगभग, और आगे भी ये बढ़ सकती हैं। इसके लिए हम क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल चैनल है विशाल सर ब्लॉग नाम से, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग मानते थे? तो सर्वाधिक अलौकिक भाग क्या हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर टोटल भाग जो हैं वो 22 हैं। ठीक है, टोटल भाग कितने हैं? 22 भाग है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो 395 है, 395 आर्टिकल है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर 400 हैं, 500 हैं, लेकिन आपको 395 याद रखना है क्योंकि मूल संविधान जो है उसी के आर्टिकल पूछे जाते हैं। जो आर्टिकल बदलते हैं या ऐड होते जाते हैं उनको भी काउंट इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वही किसी आर्टिकल का सब पॉइंट होता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, तो इन्होंने भारतीय संविधान के भाग 3 को सबसे अलौकिक कहा था क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सबसे अलौकिक मानते थे और मौलिक अधिकार जो आते हैं वो भाग 3 में आते हैं। सर, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संविधान के यदि भाग 1 की चर्चा की जाए, देखो मेरी थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे बिगड़ेगी क्योंकि मैं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ काफी टाइम बाद, लगभग साल भर मुझे हो चुका है पेन टेक पर आए हुए, तो थोड़ा सा आप मैनेज करके चलिएगा। संविधान की बात करें तो संविधान का भाग 1 ये कहता है कि भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा? भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी कि भारत के अंदर कौन-कौन से राज्य क्षेत्र होंगे, उनको शामिल करने की क्या रीत होगी, क्या नियम होंगे, उससे संबंधित बात होती है। तो भाग 1 में तो ये आ गया। सर भाग 2 में क्या है? भारत के यदि भारतीय संविधान के अंदर आप आगे बढ़ते हो, भाग 2 के अंदर आप आते हो, तो आपको नागरिकता के प्रावधान मिलते हैं। नागरिकता के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 5 से लगा के 11 तक दे रखे हैं। और भाग 3 में यदि आप आते हो तो आपको मौलिक अधिकार की बात मिलती है। मौलिक अधिकार के बारे में स्पष्ट वर्णन मिलता है। और मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, आप इनको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं भाग नंबर 4 पर। क्या भाग नंबर 4 भारतीय संविधान में है? तो बिल्कुल भाग नंबर 4 भारतीय संविधान में है। और भाग नंबर 4 क्या कहता है? भाग नंबर 4 जो कहता है वो कहता है डीपीएसपी के बारे में। क्या कहता है? डीपीएसपी के बारे में कहता है, यानी कि हमारे नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए। याद रखना, आयरलैंड। आओ मिलकर नीति बनाए, आओ मिलकर नीति बनाए, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब हम आते हैं भाग नंबर 5 पर। तो भाग नंबर 5 नहीं है सर, भाग नंबर 4 ए आएगा। ठीक है, 4 ए आएगा कैपिटल का। कैपिटल ए इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसकी बात की गई। और मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पता ही होगा कि बाद में जो भी चीज संविधान में जोड़ी जाती है उसको कैपिटल ए से बताते हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह साहब जो थे हमारे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पूछा जाए कि शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे जब भारतीय संविधान बना होगा, तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। एक भी नहीं था सर, एक भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये तो बाद में जोड़े गए। और ये जब जोड़े गए तो कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। अभी भी 10 है क्या? नहीं, अभी 11 है। ठीक है, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है कि भाई माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे पेरेंट्स। तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने ऐड किया था। ठीक है, तो मेरी क्लास में यही होगा कि आपको डिटेल चीजें मिलेगी। और अगर इन क्लासेस को आप कंटिन्यू देखते हो तो डेफिनेटली एसएससी जीडी के अंदर एक बेस्ट स्कोर आप जीके के अंदर कर पाओगे। ठीक है, चलिए 86वां संविधान संशोधन हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आज आपको पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार मौलिक क्यों कहलाते हैं? तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है इसलिए ये मौलिक है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, और मानव के प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है? मूल क्यों है? मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है फंडामेंटल राइट।
ये आपका अधिकार है। और अगर ये अधिकार आपको नहीं मिलता है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हो। मतलब ये न्यायालय के द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय है, आप कोर्ट की शरण ले सकते हो। ठीक है, ये मौलिक अधिकार मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदिन अधिकार नहीं हो सकते। वो जो होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। ये जो ऑप्शन है ना, ये मानवाधिकार का ऑप्शन है, मानवाधिकार। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में आते हैं और अनुच्छेद नंबर 12 से लगा के, अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो अनुच्छेद नंबर 12 से लगा के, ये मोर की आवाज आपको आ रही होगी क्योंकि मैं घर पे हूँ और घर पे हमारे मतलब आसपास मोर आपको दिख जाएंगे। अनुच्छेद 12 की यदि बात की जाए तो 12 से लगा के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 काफी अच्छा आर्टिकल माना जाता है भारतीय संविधान के अंदर। अगर आपको पता हो कि भारत में कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है, संसद बनाती है, तो उस कानून को चैलेंज किया जाता है, आप सबको पता है। चाहे वो अ, किसी भी प्रकार का कानून हो, धारा 370 का कानून हो या कोई और कानून हो, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का कानून हो, सभी कानून को चैलेंज किया जाता है कोर्ट के अंदर और ये कहा जाता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो असंवैधानिक है। तो किसी भी चीज की संवैधानिकता जो डिसाइड होती है ना, उसके लिए आर्टिकल जो 13 है वो प्रयोग में आता है। जबकि आर्टिकल 12 ये बताता है कि राज्य क्या होगा, राज्य की परिभाषा क्या होगी, यानी कि जो कानून का निर्माण करने वाली संस्था है वो संस्था कौन होगी। तो ये आपको आर्टिकल 12 के अंदर मिलता है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, जबकि आर्टिकल 13 में सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दिया गया है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किसी भी चीज का। यानी कि भारत सरकार कोई भी कानून अगर बनाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान में भाग नंबर 2 में कितने अनुच्छेद मूल अधिकार का वर्णन किया गया। प्रश्न को समझेंगे। भारतीय संविधान का भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। गलत प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, ये भाग 3 आना चाहिए था, 2 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि भाग 2 में तो नागरिकता है और यहाँ नागरिकता का प्रश्न नहीं पूछा है। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा गया है मौलिक अधिकार का प्रश्न। तो मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो टोटल जो आपके आर्टिकल्स होंगे उनकी संख्या पूछी गई है ना। तो देखो 12 को छोड़ दो, 13 को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि 12 में राज्य की परिभाषा है, मौलिक अधिकार में आता है। लेकिन 13 की बात करें तो यह पे जुडिशियल रिव्यू की बात होती है। तो मेन मौलिक अधिकार आपका कहाँ से शुरू होता है, मेन जो मौलिक अधिकार शुरू होता है वो 14 से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है, तो 35 तक जाता है। तो ये काउंट कर लीजिए, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14 से लगा के 35 तक आगे बढ़ते हैं। 24 होंगे आई थिंक। भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि आपको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो दो प्रश्न, दो उत्तर अलग अलग इसके बन सकते हैं। भारत में जो मौलिक अधिकार आपको दिए जाते हैं प्यारे दोस्तों, वो आपको वर्तमान में तो मिलते हैं 6। क्या सर पहले ज्यादा मिलते थे, तो बिल्कुल पहले 7 मिलते थे। संपत्ति का एक मौलिक अधिकार होता था जिसको भारतीय संविधान में से हटा दिया गया और अब ये एक लीगल राइट है, यानी कि अब एक कानूनी अधिकार है किसी भी संपत्ति को पाना। पहले मौलिक अधिकार होता था। सर हमें समझ में नहीं आया, बताइए। लीगल राइट्स का मतलब होता है कि कानूनी वैधता होगी, सरकार आपकी उस जमीन को ले सकती है अगर सरकार कोई उपयोगी काम करना चाहती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मान लीजिए कोई सरकारी जमीन आपकी है या सॉरी आपकी पर्सनल कोई जमीन है तो आपसे सरकार नहीं ले सकती थी, आप कोर्ट जा सकते थे। लेकिन इसमें क्या किया सरकार ने, इस वाले मामले में मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया, क्योंकि भारत सरकार को जब आपके भूमि सुधार करने थे, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी, जो बड़े बड़े आप कह सकते हो जमींदार हुआ करते होंगे, उनसे लेकर छोटे लोगों को जमीनें देनी थी। इसलिए ऐसा किया गया और संपत्ति के अधिकार को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं सर। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वही प्रश्न है। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले भी इसका उत्तर 6 आएगा, इसका उत्तर भी 6 आएगा। ठीक है, तो इसको रिपीटली नहीं पढ़ेंगे, इसका भी उत्तर हम 6 लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, यानी कि भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो न्यायालयों के अंदर कौन इनमें से प्रवर्तनीय है। अभी क्लासेस जो होगी आपको छोटी मिलेगी, मतलब 20 मिनट 25 मिनट 35 मिनट तक मिल जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका फीडबैक होगा क्लासेस के जो टाइम है वो थोड़ा सा लंबा किया जाएगा।
शुरुआत है हमारे चैनल की, इसलिए टाइम थोड़ा सा हम कम रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब जो होता है वो आप लोगों तक वीडियोस को नहीं पहुंचा पाता है टाइम ज़्यादा होने की वजह से। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी कुछ मिनट आपकी क्लासेस लें, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, बाद में इस टाइम को हम 1 घंटे तक ले लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं एक और अनाउंस आपको कर देता हूँ कि जब भी आपका एसएससी जीडी का पेपर आएगा प्यारे दोस्तों, उसके पहले पूरे ईयर का ईयरली करंट अफेयर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा पूरे भारत का करंट अफेयर, पूरे साल का। तो आपको किसी प्रकार की कोई करंट अफेयर की मैगजीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपको पूरा करंट अफेयर मेरे इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आता जाएगा आपको क्लासेस में देता जाऊंगा, ठीक है। अगर आप और भी डिटेल में चीज़ों को जानना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप परफेक्शन एकेडमी पर जाकर वहाँ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैं पढ़ाता हूँ और आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे द्वारा पढ़ाई गई मिलेगी, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। इसके साथ ही परफेक्शन एकेडमी के ऊपर आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी बहुत शानदार क्लासेस देखने को मिलेगी, साइंस की क्लासेस देखने को मिलेगी, और एसएससी जीडी को लेकर डेडिकेटेड हमारा कोर्स वहाँ पे चल रहा है। आप उसको जरूर 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 जाके एक बार रिव्यू करें, देखें। बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। आते हैं बात पर। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनी है? प्रवर्तनी का मतलब होता है कि इनमें से किसके लागू नहीं होने पर, इनमें से किसके लागू नहीं होने पर भारतीय संविधान में न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं होगा। तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनी नहीं होते हैं। क्यों होते हैं? नहीं होते हैं। प्रस्तावना प्रवर्तनी है क्या? नहीं है। मूल कर्तव्य प्रवर्तनी है क्या? नहीं है। केवल और केवल मौलिक अधिकार प्रवर्तनी है। इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार के हनन पर आप कोर्ट जा सकते हो, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत के हनन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति नीति सिद्धांत या सरकार, नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए होते हैं? डीपीएसपी किसके लिए होते हैं? तो डीपीएसपी हमेशा होते हैं सरकार के लिए। अगर सरकार कोई डीपीएसपी नहीं माने, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स नहीं माने, तो क्या आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रकार से कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मौलिक अधिकार अगर आपका हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट की शरण में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हो। अब प्रस्तावना को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि प्रस्तावना अगर आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि आर्थिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा। और मान लीजिए आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है, आपका पड़ोसी आपसे अमीर है और आप गरीब हो, तो आपने चैलेंज कर दिया कि भाई मेरे मेरे पास पड़ोसी जितना पैसा क्यों नहीं है, तो फिर बात वो आती है। इसलिए प्रस्तावना जैसी चीजों को, डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी में अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि गो हत्या प्रतिबंधित होगी, शराब जो होगी या मादक पेय पदार्थ नहीं सरकार अलाउ करेगी। लेकिन बहुत सारी सरकार के यहाँ पे, बहुत सारे राज्यों में तो शराब मिलती है ना। तो अगर शराब सरकार की तरफ से अलाउ है, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि शराब बंदी कीजिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये डीपीएसपी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत शानदार प्रश्न करते हैं, देखिए जरा। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, मैं फिर से कह रहा हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। चिंता बिल्कुल भी मत करना, मजे आ जाएंगे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन से टॉप आईएमपी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, जहां से बन सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका होता है? मौलिक अधिकार कौन लागू करते हैं? मतलब मान लीजिए मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं, मौलिक अधिकारों के अनुरूप आपका काम नहीं होता है, तो कौन ऐसा होता है जो आपकी रक्षा करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकृत कर रखा है इसके लिए, आप इसको याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी कि मौलिक अधिकारों को क्या कोई खत्म कर सकता है? क्या कोई उसको कम कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति संसद के पास है। संसद कानून बनाकर विशेष परिस्थितियों में इनको कम कर सकती हैं, वैसे इनको कम नहीं किया जा सकता। तो विशेष कुछ परिस्थितियां अगर निर्मित होती हैं तो इन्हें कम किया जा सकता है, और संसद ऐसा कर सकती है। संसद का मतलब फिर से मैं कहूंगा, 79 आर्टिकल में इसके उल्लेख है। संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। तो साथ में प्रेसिडेंट जी को मत भूलिएगा, नहीं तो संसद अधूरी रह जाएगी, ठीक है। ये वही बात हो जाएगी कि फेरे पड़ रहे हैं और दुल्हन गायब हो गई हैं। तो संसद का मतलब राष्ट्रपति जी साथ में होंगे। आइए बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है, और साथ ही साथ आपके उच्च न्यायालय को भी है। तो दोनों ही मौलिक अधिकारों के हनन पर सुनवाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, दोनों ही कोर्ट कर सकते हैं,
ठीक है, आप फीडबैक जरूर कीजिएगा, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले तो मैं ऐसी और क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँ। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है तो डेफिनेटली मानिए कि मैं 1 घंटे तक आपको समय देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मेरे साथ तैयार होते हैं तैयारी करने के लिए, तो हम बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है क्या? अरे पहली बात तो क्या सर संविधान में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल तो हो सकता है। संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है कि भारत के संविधान में संशोधन कैसे होगा? भारत के संविधान का भाग 20 संविधान में संशोधन की बात करता है। क्या करता है? संविधान में संशोधन की बात करता है और अनुच्छेद नंबर 368 के अनुसार भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन किया अगर जा सकता है तो संशोधन का प्रारूप या संशोधन करने का तरीका हमने कहाँ से सीखा है? तो साउथ अफ्रीका। याद रखना, भारत में अगर संशोधन आपको करना है तो ये चीज आपने साउथ अफ्रीका से सीखी है। कहाँ से सीखी है? साउथ अफ्रीका से सीखी है, मतलब साउथ अफ्रीका से अडोप्ट आपने इस चीज को किया है। ठीक है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तो संसद इसमें संशोधन कर सकती है अगर संसद को कुछ ऐसा लगता है कि जरूरी है। कितनी प्यारी आवाज, आपको मोर की मधुर आवाज सुनाई दे रही होगी। हाँ, ऐसे ही प्राकृतिक वातावरण में हमारा घर है और काफी अच्छा लगता है यहाँ पर। तो मोर का भी आनंद लें। मुझे लगता है कि वॉइस आप तक मोर की पहुंच रही होगी, नहीं पहुंच रही तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद सुन रहा हूँ। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सेम टू सेम फिर से क्वेश्चन है। क्या निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है? ये टॉप 50 क्वेश्चंस पॉलिटी के अंदर मौलिक अधिकार चैप्टर से मैं लेकर आया हूँ। तो याद रखिएगा, निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। लेकिन यहाँ पर सीधा आप कर सकते हो, निलंबित किया जा सकता है और विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। जैसे कोई असाधारण ऐसी घटना हो जाए, इमरजेंसी लग जाए, आपातकाल लग जाए। आपको पता ही होगा कि आपातकाल जो है हमारे यहाँ पे 3 तरह से आपातकाल लग सकता है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसे कहते हैं आप, नेशनल इमरजेंसी जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 356 से लग सकता है, जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद नंबर जो आपका 360 है, जिसमें आप फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? ये जो क्लास हो रही है, इस क्लास की ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ प्यारे दोस्तों, लेकिन ये जो डेटा मैं आपको देता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। जब मैं समझाता हूँ आपको तो आप नोट किया कीजिए, या फिर हम आगे रह के फिर क्या करेंगे, आपको ये प्रोवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आप जब पढ़ें तो इसको नोट्स जरूर करें। जब नोट करेंगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि मैं फ्लो फ्लो में बहुत कुछ आपको बताता हूँ और बहुत सारा कंटेंट आपको कुछ ही मिनट के अंदर देके चला जाता हूँ, और इसका एहसास आपको एग्जाम टाइम के अंदर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निलंबित किया जा सकता है ना, इसका आंसर कर लीजिएगा, निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से मामले आते हैं भाई? केंद्र राज्य के विवाद, परस्पर विवाद, मूल अधिकार के विवाद। अच्छा, मान लीजिए आपकी लड़ाई हो जाए, आपके पिताजी से, पापा से लड़ाई हो जाए, तो केस मान लीजिए बिगड़ गया ये केस, है ना, तो इसका इसका शूट आउट कौन करेगा? मम्मी कर देगी क्या? नहीं करेगी। किसके पास जाना पड़ेगा? दादाजी के पास। आ रही बात समझ में? तो जब भी ऐसा कोई मामला आता है जिसमें केंद्र सरकार और सामने होती है राज्य सरकार, तो ऐसे मामले हमेशा माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में किया गया है। इसके अंदर जजों की नियुक्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रावधान, या कह सकते हैं एक बहुत चर्चित नियम चलता है, जिसे कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में, कॉलेजियम हो गया है ये, एक्चुअल में कॉलेजियम है, क्योंकि मुझे पेन पकड़ते भी आ नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे राइटिंग मेरी बन जाएगी, 2-4 क्लास लेंगे तो। ठीक है, अभी आप मैनेज कर लीजिए। कॉलेजियम प्रणाली कब लगाई जाती है? तो कॉलेजियम प्रणाली में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और इसके द्वारा जजों की नियुक्ति होती है। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है, जजों की नियुक्ति स्वयं जज करते हैं। इसीलिए जज किसी के भी अधीन नहीं माने जा सकते, या जज किसी के दबाव में काम नहीं करते। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार का संरक्षक यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मूल अधिकार को बचाता कौन है? मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया सर। मान लीजिए आपका मौलिक अधिकार आर्टिकल 17 में है, अस्पृश्यता का, कोई विशेष जाति से आप आते हो
और आपको किसी विशेष व्यक्ति ने कुछ कह दिया कि भाई तुम फलाना जाति से आते हो, तो फिर क्या होगा सर? फिर आपका मौलिक अधिकार हनन हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? आप न्यायपालिका जाओगे। तो न्यायपालिका हमेशा आपकी मदद करती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकार के ही प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं इस टॉपिक पर आपको सोचा है कि इस टॉपिक पर जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो आपको दिए जाए, ताकि मौलिक अधिकारों से कोई भी प्रश्न आए तो वो आपका गलत ना हो। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की वो खूबसूरती है प्यारे दोस्तों, जो एग्जाम में तो आती आती है, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते आपको आपके राइट्स पता होना चाहिए। आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है? भारतीय संविधान निर्माता इतने मतलब दूरदर्शी लोग थे कि उन्होंने वो चीजें सोची जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप भारतीय संविधान को बहुत गहरे ढंग से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि भारतीय संविधान एक सबसे खूबसूरत संविधान है। इसमें हर वो बात लिखी है जो लिखी जानी चाहिए थी। हर वो बात है जो देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़ी हुई है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर वो हमारी सबसे बड़ी पंचायत संसद हो। कितनी खूबसूरत कहानी है। अब देखिए, भारत के अंदर इलेक्शन होते हैं 2014 के अंदर, 2019 के अंदर, और फिर अभी इलेक्शन हुए हैं, है ना? तो इससे आपको पता चल रहा है कि भारतीय संविधान का जो लोकतंत्र है, या भारतीय संविधान या देश के अंदर जो लोकतंत्र है, वो कितना मतलब अच्छा लोकतंत्र इसे आप मान सकते हो, है ना? क्योंकि आपको जब परिणाम पता चले होंगे, इलेक्शन के चुनाव के परिणाम आपको पता चले होंगे, तो आपको लगा होगा कि एक मजबूत विपक्ष आपके सामने है। इसका सीधा सा यही मतलब है कि जो लोग भारतीय संविधान में या भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह मैसेज है। या वो लोग जो कहते हैं कि भाई यहाँ तो गड़बड़ होता है, यहाँ पे तो इलेक्शंस वो हो जाते हैं, इन लोगों को सीधा सा यहाँ पे जवाब मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो आपकी संसद दे सकती है, निलंबित कर सकती है। क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। मूल अधिकारों के आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। रिपीटली क्वेश्चन हुआ है तो उसको अपन हटाते चलेंगे। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो क्यों मौलिक अधिकार आपको दिए गए भारतीय संविधान के अंदर प्यारे दोस्तों? मौलिक अधिकार इसलिए प्रदान किए गए ताकि समाजवादी ढांचे को बढ़ावा मिल सके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। किस लिए दिए गए? तो देखिए भैया, समाज में समाजवादी ढांचा बढ़े, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका जो उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता निश्चित होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको है? तो संसद को है। बार बार शब्द चेंज करके मैं प्रश्न को पूछ रहा हूं ताकि आप उसका आंसर करेंगे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो निलंबित करने वाली सत्ता संसद ही होगी, इसको हटा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में अप्रश्यता का निषेध किया गया? अगर अभी इस क्लास को आपने बहुत ढंग से देखा होगा तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि अप्रश्यता का अंत जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में मिलता है। इसका मतलब इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में अप्रश्यता के अंत की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के लिए सुनिश्चित किया गया है। बताइए, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, या फिर इनमें से कोई नहीं? समानता के अधिकार में क्या बातें लिख रखी है? समानता, समानता क्या है सर? आर्थिक समानता या सामाजिक समानता? सामाजिक समानता, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सामाजिक आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण मिलते हैं? आप सबको पता होगा कि भारत में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न, और भारत रत्न जो अवार्ड मिलता है वो अनुच्छेद 18 के अनुसार मिलता है। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि भारत में जितनी भी पदवियां होंगी, जितने भी टाइटल होंगे सर, उन सारे टाइटल्स को हटा दिया जाएगा, और भारत में जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, वो अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हैं। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, जितने भी अलंकरण भारत सरकार देती है, इन सब के पीछे अनुच्छेद 18 होता है सर। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। काफी प्यारा आर्टिकल है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। भारतीय संविधान में अगर किसी चीज को आपको बहुत बेहतर ढंग से समझना है तो अनुच्छेद 21 बार बार आपको देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है, अनुच्छेद 21 ये कहता है कि आप किसी भी
व्यक्ति से या किसी भी मतलब आप जिसको पसंद करें उससे शादी कर सकते हैं सर। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि आपको मनपसंद शादी का अधिकार है, आर्टिकल 21। दूसरी बात अगर अपन करें तो ये आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। गरिमापूर्ण जीवन अगर आपको जीना है तो गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण मर भी सकता है जिसे यूथेनेसिया कहा जाता है। एक्टिव यूथेनेसिया सुना होगा आपने, पैसिव यूथेनेसिया सुना होगा, मतलब किसी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, लाइलाज बीमारी है कि वो जी नहीं सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को यूथेनेसिया के द्वारा या फिर उसे ऐसे ड्रग्स के द्वारा, ऐसी दवाई के द्वारा भगवान के पास भेज दिया जाएगा। आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ऐसा होता है सामान्यतः। एक आध केस भी भारत के अंदर ऐसे आए हैं जिसमें भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को अलाउ किया था। ठीक है, बाकी जगह पर एक्टिव यूथेनेसिया सामान्यतः होता है, पैसिव यूथेनेसिया होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत में कैसा यूथेनेसिया है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपको शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और आपने जो सूचना का अधिकार सुना होगा वो भी इसी के अंतर्गत आता है। आपने प्रेस की स्वतंत्रता सुनी होगी, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये सारी स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं, ये अंतिम प्रश्न आज करेंगे क्योंकि मैंने आपसे कहा है कुछ मिनट की क्लासेस देंगे ताकि यूट्यूब इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। बाद में जैसे जैसे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, समय को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप चिंता न करें कि सर इतने ही मिनट की क्लास क्यों है, आप बेफिक्र रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे। और मैं फिर आपसे एक बार दोहरा दूं कि जब भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, करंट अफेयर इवेंट्स जो होते हैं, पूरे साल का करंट अफेयर आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो परफेक्शन पर देख सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियोस मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे। पुराना करंट अफेयर्स कैसे पढ़ाया गया था मेरे द्वारा, ये भी आप देख लेंगे एक बार। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जब भी आपका एग्जाम होगा यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेगी, बेहतर ढंग से मिलेगी, कुछ ही दिन में देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए सर, नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन से हैं? हथियार सहित सभा करना। क्या हथियार के साथ आप सभा कर सकते हो? नहीं कर सकते सर हथियार के साथ सभा। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र की स्वतंत्रता आपकी होती है क्या? नहीं सर, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है सर। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। बाय बाय, जय श्री महाकाल। आप कमेंट जरूर करेंगे, फीडबैक जरूर देंगे और रिपोर्ट जरूर करेंगे। रिपोर्ट मतलब कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही आपका स्नेह बना रहे।